हाँ, तो रिकर्शन पे थे हम लोग, ठीक है। और अभी अपनी पॉइंटर्स की प्रॉब्लम भी बची हुई है। गेट में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो रिकर्शन में अगर आप लोग पूछे मुझसे कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एफ, इन 10 if n equal to 1 return 1 else f n minus 2 fn minus 2 printf n f n minus 2 ये कोड मैंने दिया है। n की वैल्यू जो हमारी है n इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हैं अपन, और n की वैल्यू मैंने दे दी आपको 5। देन व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या आउटपुट होगा इसका? सर रिटर्न 1 करेगा। रिटर्न 1? यस सर, रिटर्न 1 करेगा। नहीं, आउटपुट क्या आएगा इसका? ये प्रिंटफ लिखा हुआ है, परसेंट डी वगैरह पूरा लिख लेना। परसेंट डी वगैरह नहीं लगाया मैंने, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो परसेंट डी भी लगा देता हूँ मैं। अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपन then what will be the output? सर 3-1 3 मतलब 3 टाइम्स 1 या 3-1? 3-1 आएगा पहले तो, पहले बैक ट्रैक कर देगा ना, मतलब तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पर आपके मोर देन वन रिकर्सन कॉल हो रहे होते हैं। दिस इज वन रिकर्सन एंड दिस इज सेकंड रिकर्सन। तो डेफिनेटली ये ट्री मेथड से सॉल्व करना इनका आसान रहता है। इनको ट्री मेथड से करें तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आपने स्टार्ट की जर्नी FN 5 से, और ये 1 2 3 देखे जाए तो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5 के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट 1 2 3, only 3 I'm interested. So this call is new n with less than 2 in just -2। 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, और इसके रिगार्डिंग कॉल रहेगी प्रिंट n, और इसके रिगार्डिंग कॉल रहेगी फिर से FN3। ये FN3 फर्दर टूटेगा, है ना। तो यहाँ से कॉल आएगी 3 की, यानी n नया हो गया 3। 3 कॉल आएगी तो फिर से 1 2 3। दिस इज FN
this is print n and this is fn, and new n is minus 3 minus 2 1 1, and this print n is जो इसका f है वही इसका, जो इसका n है वही इसका n है ना। तो इसका n 3 है, इसका n 3 होगा, तो यहां से पहले प्रिंट से निकलेगा 3। ये fn क्या होगा, ये तो रिटर्न 1 हो गया है, रिटर्न 1 का मतलब इसका काम तो खत्म हुआ। फिर इस पर आए, इसमें भी n 1 है, इसका काम भी खत्म हो गया। तो 3 प्रिंट होने के बाद आपके ये तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए। अब आप लौट के आए fn3 पर, इसका काम भी खत्म हो गया। फिर आप आए प्रिंट n पर, क्या प्रिंट करेगा ये n? तो 5 5 प्रिंट करेगा ना, जो पेरेंट की वैल्यू है वही ये प्रिंट करेगा। तो यहां से आपको मिलेगा आउटपुट 5। अब यहां से कोई बताएगा क्या मिलेगा? 3 तो सेम, हाँ सेम 3 मिलेगा, जो fn3 यहाँ पे है वही fn3 यहाँ पे है। तो इस fn3 ने कितना आउटपुट दिया था? 3 आउटपुट दिया था। तो इस वाली ब्रांच से भी आउटपुट कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो यहाँ से पहला प्रिंट मारा आपने 3, फिर प्रिंट मारा 5, फिर प्रिंट मारा 3। तो भाई यस सर। आउटपुट आपका निकल के आ गया। तो जब भी आपके मोर देन वन रिकर्सन हो, मोर देन वन रिकर्सन को आप कैसे हैंडल करोगे? ट्री मेथड से हैंडल करोगे। 3 रिकर्सन भी हो सकते हैं, 2 रिकर्सन भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर हो सकता है 1 रिकर्सन और लगा दें ये लोग। ये रिकर्सन एक रिकर्जन रिकर्सन और डायमेंशन का कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो हमेशा पेरेंट्स से चाइल्ड तक वैल्यू प्रिंट होती है, मतलब कुछ भी टास्क परफॉर्म होता है। हाँ, जो वैल्यू इसकी है, क्योंकि इसके ही अंदर fn की प्रिंट n आ रहा है, हाँ जी। तो प्रिंट जो इसका वेरिएबल होगा वही इसका वेरिएबल होगा, मतलब उसी वेरिएबल की वैल्यू ये ले रहा होगा। तो अगर इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी। क्यों? क्योंकि इस f के अंदर ये प्रिंट है। तो अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर 2 घटा दे रहा है, 2 घटाने के बाद, लेकिन यहाँ तो n की बात चल रही है, यहाँ n-2 की बात चल रही है, यहाँ n की बात चल रही है, यानी जो एक्चुअल में n आपके पास था उसी n की बात चल रही है। लेकिन जब इस फंक्शन पर आएंगे तब n को 2 से कम कर देंगे, जब इस फंक्शन पर आएंगे तब n को 2 से कम कर देंगे। लेकिन जब प्रिंट पर आएंगे तो प्रिंट में जो n है वो n कौन सा वाला है? जो फंक्शन का n है। तो भाई ये समझ में आया? 3 5 3, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 353। ठीक है। अब फटाफट इसमें जरा चेंज करके देखेंगे कि अगर मैं n=7 ले लूं इस वैल्यू के लिए, तो कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा? या n=11 ले लूं तो क्या आउटपुट आएगा? या मैं यहाँ पर n11 ले लेता, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? देन सारे लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे लोग करके आउटपुट बताएंगे क्या निकलेगा।
सॉल्व करूं या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? सर सर 1 कर रहे मिनट। हैं। अच्छा कर रहे हो, ओके। इसका भी आंसर आ जाएगा, वो बताया। सर 3 5 3 7 11 फिर 3 5 3 7 सर 3 5 7 9 11 9 7 5 3। यस सर 3 5 7 9 11 फिर उसके बाद यही सीक्वेंस रिवर्स। लेकिन सर जो आपने अभी बताया था, आप तो कह रहे थे कि हम टॉप से बॉटम तक वैल्यूज प्रिंट करेंगे फंक्शन कॉल में, लेकिन ये तो फिर ये सारी स्टैक पे तो जाएगी फिर फंक्शंस कॉल। हाँ स्टैक में ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? स्टैक के टॉप से होगा ना, मतलब जो प्रोसेस हमारा सबसे अरे लास्ट स्टैक, इसमें 2 स्टैक लगेंगे ना। जब इसका स्टैक, इनबिल्ट स्टैक 2 लगेगा स्टैक ना। इन द सेंस, पहले इसके लिए स्टैक चलेगा, फिर उसी स्टैक खाली करके इसके लिए चलाएंगे। ओके ओके 2 रिकर्सन कॉल हो रहे हैं ना, तो 2 रिकर्सन में कहानी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टैक देखोगे, तो आप इन टर्म्स ऑफ स्टैक मत देखो। आप स्टैक देखना है तो ऐसे देखो, ये रहा सबसे पहले n11, ठीक है, तो एक स्टैक बनाया गया, एक स्टैक बनाया गया। सबसे पहले जो भी fn11 की वैल्यू होगी वो यहाँ डाल दी गई, वो डाल दी गई। फिर ये fn11 2 से कम हुआ तो हो गया 9, और जो करंट वैल्यू थी वो आपने मारी प्रिंट, और फिर आपने उठाकर इसको तोड़ दिया fn9, ठीक है। अब जब ये fn9 यहाँ पर कॉल हुआ, तो फिर आपने एक स्टैक फ्रेम बना दिया 9 के लिए, 9 fn9 के लिए, यहाँ वैल्यू लिखता था। अब fn9 किस में टूटेगा? f7 में करंट वैल्यू प्रिंट मारो, और ये f7 यहां से उठा के मार। अब ये f7, तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड सॉल्व करने गए तो f7 को यहाँ पर बना दिया 7 n की वैल्यू, और इस f7 को सॉल्व करने गए तो f5। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकलेगी, प्रिंट n और fn5, ठीक है। अब fn5 क्या हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो अगर आप देखें तो ये वाला fn5 कॉल हुआ, ये वाला fn5 कॉल हुआ, तो आप यहाँ गए और fn डाला आपने, और ये 5 ले ली इसकी वैल्यू। अब कोई बताएगा कि स्टैक की मैक्सिमम लेंथ क्या जाएगी इस पूरे रिकर्सन को सॉल्व करते समय? What will be the length of the max length of the stack? 6 6। सर 6 हाँ तो देखते हैं क्या आएगा। ये देखो, ये f3 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, तो इसमें f3 के लिए एक स्टैक फ्रेम बनाना पड़ेगा 3 के लिए, दिस 3, ठीक है। अब ये 3 फर्दर टूटेगा जाके fn1 में, तो यहां से आपको बनाना पड़ेगा fn और 1, ये तो फिर अब ये जो fn1 है, ये जो fn1 है, अब ये पॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया है n = 1,
तो यहाँ से fn1 पॉप हो जाएगा, fn1 पॉप हो जाएगा, यहाँ से fn1 पॉप हो गया, जो स्टॉप वाला पॉप हो गया। फिर प्रिंट एन मारा आपने, प्रिंट एन मारने के बाद फिर आप fn1 पर आए होंगे, फिर आप fn1 पर आए होंगे, थोड़ी जगह कम है, फिर आप fn1 पर आए होंगे। तो fn1 पर जैसे ही आप आए, फिर से आप इसके टॉप पे fn1 को पुट करोगे और फिर से निकाल दोगे, क्योंकि fn1 कॉल भी उसी समय हो रहा है और एग्जीक्यूट भी उसी समय हो रहा है। तो जिस समय कॉल हो रहा है उसी समय एग्जीक्यूट भी हो जा रहा है, तो इसको जस्ट स्टैक पर रखा जाएगा और स्टैक से उठा लिया जाएगा। तो अगर आप देखोगे व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टैक, 1 2 3 4 5 6, so 6 is the maximum length of stack। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्टैक की लेंथ जो है वो मैक्सिमम 6। कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं यहाँ पे कोई बताएगा? You are not including print, print is system call, just there is a user defined function is there, then how many calls is there? Seven. How many function call is there? This is one function call, this is two function call, this is three function call, this is four function call, this is five function call, this is six function call, this is seven function call, eight function call, nine function call। So this is 9 and so अगर ये 9 मेंटेन कर रहा है तो ये भी 9 मेंटेन करेगा और ये ओरिजिनल वाला पेरेंट। तो 9 9 18 प्लस 1 19 फंक्शन कॉल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेट करना है, जो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू आएगी वही राइट चाइल्ड की वैल्यू आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो ट्री है वो सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज बना है। हाँ सर आपने पहले ट्री में F7 को तो और अभी खोला ही नहीं, तो मतलब 19 फंक्शंस कॉल ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे? 7 को मैंने खोल, अच्छा सॉरी, हाँ ये दिस जस्ट वेट, ये आपका यहाँ से कितना मिलेगा आपको, आप करके देख सकते हो इसको, फंक्शन कॉल चला के देख लो कि ऊपर से नीचे तक कितने फंक्शन कॉल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसके भी और होंगे, ये 8 नहीं है, ये एक्चुअली में जितना यहाँ पर कॉल हुआ है, ये करेक्ट आपने बोला, जितना यहाँ पर कॉल हुआ है उतना यहाँ पर कॉल होगा। तो जितना लेफ्ट कॉल है उतना राइट कॉल है, तो लेफ्ट कॉल से कितने फंक्शन कॉल हो जाएंगे, 1 2, तो यहाँ पर भी 2 आए। ये समझ पा रहे हैं आप, जितना लेफ्ट क्रिएट होगा उतना ही राइट क्रिएट होगा। तो लेफ्ट अगर हमारे 2 फंक्शन कॉल हुए तो राइट में भी 2 फंक्शन कॉल होंगे, फिर जितने इसके लिए फंक्शन कॉल हुए होंगे उतने इसके लिए फंक्शन कॉल होंगे। तो यू कैन कैलकुलेट इजीली। तो एट 3 से कैलकुलेट करें तो 1 और 1 2, तो मैं तो इसको अगर 62 हो गए। हाँ, तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल कैलकुलेशन मैथमेटिकली है कि 2 ये हो गए, 2 यहां से निकला, 2 2 4, ठीक है, 2 यहां से 1 2 और 3, ठीक है, 1 मिनट 10 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर जाएंगे 9, इससे तो मैं इसको शॉर्ट में करके आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसमें एग्जैक्टली आपको विजुलाइज नहीं होगा। बड़ी वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है, छोटी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे n = 5 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कॉल अगर कैलकुलेशन पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल fn5, तो fn5 किसमें टूटा था, fn3, और ये fn3, क्योंकि हमें प्रिंट से मतलब नहीं है, सिस्टम कॉल है, हमें तो n से मतलब है, और ये टूट के गया आपका fn1, ये टूट के गया आपका fn1, ये टूट के गया आपका fn1,
ये टूट के गया आपका FN1। अब यहाँ पर अगर फंक्शन कॉल पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि जो इसकी होंगी वही इसकी होंगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 यहां से मिले तो डेफिनेटली यहां से कितने मिलेंगे हमको, यहाँ पर एक फंक्शन है वो 4 5 6 7 और ऊपर आ गया 8। ये हमको FN5 से 8 फंक्शन कॉल मिली, ठीक है। अब ऐसे ही इसके FN5 जो इसके राइट में होगा उससे भी 8 फंक्शन कॉल मिलेंगी, तो 8 8 16 और एक पेरेंट मिल जाएगा 17। तो आपको कैसे मिलेगा, ये मिल गया 8, यहां से FN5 8 मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, 8 और 8 16 और एक पेरेंट मिल जाएगा 17। इस तरीके से ये ट्री पूरी बनती चली जाएगी। आपको लेफ्ट कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा इसमें? सबसे पहले 3 आएगा। आउटपुट नहीं, वो पूछ सकते हैं आपसे कि आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि एफ की कितनी कॉलिंग हुई है, फंक्शन की कितनी कॉलिंग हुई है। अगर एन की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 5 है, आउटपुट इज डिफरेंट थिंग। आउटपुट अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको प्रिंट एफ इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ केवल फंक्शन कॉल कितने हो रहे हैं। वो बीच में पूछ सकते हैं स्टैक की लेंथ कितनी जा रही है, स्टैक का साइज क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपका क्वेश्चन को उनको कॉम्प्लिकेटेड करना होता है। अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड करेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे कुछ, ये इस कोड की वैल्यू बताना आप लोग। इसमें n ले लेंगे 5, then find out the value of this function for the value of n equal to 5. तो इसको भी मोर देन वन रिकर्सन कॉल हो रहे हैं। अगर प्रोग्राम में मोर देन वन रिकर्सन कॉल हो रहे होंगे तो इसको किससे करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे। तो फटाफट सारे लोग बताएंगे n इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। भाई आज तो मैं आ गया था 6:30। हाँ 5 रिटर्न करेगा। आज तो मैं 6:30 बजे लॉग इन हो गया था। सर रिटर्न 5 करेगा। ठीक है, FN-1 यानी यहाँ पर n-1 आएगा तो 5 में से 1 कम कर दो तो 4 आएगा, और यहाँ पर 5 में से 2 कम कर दो तो 3 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को। और इनका जो है वो प्लस आएगा, इनका जो है वो प्लस आएगा। तो F4 पहले सॉल्व होगा, F4 सॉल्व होगा, 2 कम कर दो तो 2 आएगा, 1 कम कर दो तो 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 2 कम कर दो तो 2 आएगा। फिर इनको जोड़ दो, प्लस कर दो। अब F3 में से 1 कम कर दो तो कितना आएगा, F2 आएगा। F3 में से 2 कम कर दो तो कितना आएगा,
F1 आएगा और प्लस आएगा। अब F2 में से एक कम कर दो तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 2 कम कर दो तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब बताओ क्या F1 और F0 को टर्मिनेशन कंडीशन सर 8 आ रहा है इसमें आंसर, हाँ 8 आ रहा। हाँ, अभी करते हैं आंसर क्या आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमें प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। मुझे बस ये बताओ कि टर्मिनेटिंग कंडीशन कहाँ मिल रही है, कहाँ पे रुकना होगा जाके? 0 और 1 में। 0 और 1 पे रुक सकते हैं क्योंकि वही कंडीशन हमने दी हुई है, 0 और 1। तो मतलब यहाँ पर आप रुक गए और यहाँ पर आप रुक गए, तो ये F1 क्या रिटर्न करेगा? जो करंट n है। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न करेगा। तो n की वैल्यू 1 है तो अपन ने यहाँ से 1 रिटर्न किया, और यहाँ पर करंट n 0 है रिटर्न किया और प्लस मार दिया, तो 0 + 1 हो गया 1, और 0 + 1 किसके पास गया? पेरेंट फंक्शन के पास गया, मतलब इसके पास गया, F2 के पास। तो इसने 1 रिटर्न किया, तो F1 ने कितना रिटर्न किया होगा? 1 रिटर्न किया होगा, क्योंकि जो n है वही रिटर्न कर देगा। तो 1 और 1 ये जोड़ के 2 आया, ये F3 पर चला गया, F3 की वैल्यू आ गई 2। F2 की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा? फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, काम चल जाएगा। क्या कैलकुलेट करके आए हुए हैं पहले F2 की वैल्यू? यस सर, सर तो यही बिल्कुल कैलकुलेट की हुई है सर। Yes, ये sir, की है। कैलकुलेट हमने की है, F2 की वैल्यू 1, इसी को रियूज कर लेंगे, तो ये हो गया 2 + 1, इसकी वैल्यू हो गई 3। सर F2 की वैल्यू 2 नहीं आएगी? F2 की वैल्यू 2 क्यों आएगी? F1 और F0 के लिए सर दोनों रिटर्न 1 ही तो कर। रिटर्न 1 नहीं है, रिटर्न n है सर जी। ओके सर, ओके। जो n होगी, n करेंट n 0 होगी तो 0 रिटर्न कर देगा, n 1 होगी तो 1 रिटर्न कर देगा। सर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम टॉप डाउन या मेमोराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो आसानी नहीं पड़ेगी, जैसे जो आप करवा रहे हो ये। टॉप डाउन? इसमें टॉप डाउन ये मतलब कैसे और सॉल्व कर लोगे इसको आप, किस तरीके से? नहीं, जैसे कि क्वेश्चन हमारा कुछ भी आ सकता है, कितनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल होगी, या फिर किस इंस्टेंस पे क्या आउटपुट आएगा। हाँ, तो अगर हम टैबुलेशन से इसका टेबल बना दें टॉप डाउन में, या मेमोराइजेशन से इसका वो बना देते हैं जैसे डीपी में करते हैं। टेबल कैसे बना पाएंगे आप इसकी? इसका तो कोई मतलब सिंपल प्रोसीजर है ही नहीं। फिर रिकर्सन, अगर मोर देन 1 रिकर्सन कॉल होते हैं तो आपको ट्री मेथड ही से करना पड़ता है, और कोई तरीका ही नहीं है उसको करने का। ओके। हाँ, अगर आप और मोर देन 1 रिकर्सन कॉल हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो आपको सबसे सुटेबल मेथड जो पड़ेगा वो ट्री मेथड पड़ेगा, नहीं तो कोड और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ट्री मेथड बताया है डायरेक्टली कि FN 5 से चले, ऐसे ट्री बनाते चलो, तो लेफ्ट और राइट में वैल्यूज देखते चलो। तो अगर यहाँ से आपका 3 और 2, F4 का वैल्यू 3 निकला, क्या F3 का वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है? क्यों भाई? यस सर। हाँ जी, F3 का वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उठा के 2 रख देंगे यहाँ पे, उठा के 2 रख देंगे यहाँ पे। 3 + 2 और रिजल्ट इज 5। करेक्ट है? क्यों भाई? यस सर। हाँ जी। ये किस चीज का कोड लिखा हुआ है कोई बताएगा? ये बड़ा फेमस कोड है। फिबोनाची का? हाँ जी, ये फिबोनाची सीरीज का कोड लिखा हुआ है। फिबोनाची के nth नंबर्स का समेशन क्या होगा उसका कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे स्टैक लेंथ भी पूछ सकते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा कि मैक्सिमम स्टैक लेंथ कितनी जाएगी? 5। तो n5 के लिए स्टैक लेंथ पूछ रहा हूं मैं n के लिए स्टैक लेंथ नहीं पूछ रहा हूं, मैं n = 5 के लिए स्टैक लेंथ केवल पूछ रहा हूं। तो जब जब फंक्शन कॉल होता है, स्टैक में एक फ्रेम क्रिएट किया जाता है उस फंक्शन के लिए। तो उस फंक्शन के लिए आपने एक फ्रेम क्रिएट कर दिया n5,
फिर n5 के बाद आप गए होंगे 3 में, n की वैल्यू 3, फिर 3 से गए होंगे आप 2, 2 से गए होंगे 2, 2 से गए होंगे आप f1, f1 की वैल्यू 1 रिटर्न हो गई, हटा दिया इसको, फिर पुट कर दिया f0, f0 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो f0 को उठा के मार दिया, f1 को उठा के मार दिया, फिर आप लौट के फिर f1 पर आए, तो आप देखेंगे कि स्टैक इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 तक रीच करेगा, फिर उसके बाद कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो स्टैक की लेंथ पूछी जा सकती है कि इसमें 5 आए, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्टैक। तो ये कोड हो गया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कोड इटरेटिव है या रिकर्सिव है? रिकर्सिव। रिकर्सिव है। क्या इसका इटरेटिव कोई बना सकता है अभी फिबोनाची का? यस सर। सर हम सिर्फ एक फॉर लूप यूज कर देंगे जहां तक हमें बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे और स्वैप कर देंगे। तो हमें 3 वेरिएबल की नीड होगी या 2 हाँ, वेरिएबल? आप मुझे बताओ फॉर लूप के अंदर लिखना क्या होगा? सर लिख दो फॉर जहां से जहां तक आपको चलाना है। सर फॉर i इक्वल टू n, i इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, i प्लस प्लस। नहीं, आई इक्वल टू 1 से चला दो ना, और ऊपर a की वैल्यू ले लो 0, b की वैल्यू ले लो 1, उसके बाद नीचे कर दो c इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा के उनकी वैल्यू a स्वैप कर इक्वल दो। टू कर दो 0, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, उसके बाद यहाँ पे नीचे c इक्वल टू a प्लस b कर दिया। c इक्वल टू a प्लस b, हाँ इसे डिस्प्ले कर देते हैं, या डायरेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद और स्वैप प्रिंट c। सर फिर फॉर में आई नहीं, की नो वैल्यू सर, नो कौन सी सर, शुरू होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक मिनट आ रहा हूँ, मैं इनका आंसर लिख रहा हूँ जो इन्होंने बोला है, मैं उसके अपना बाद आंसर नहीं लिख रहा। ये बोला आपने स्वैप भी होगी इससे पहले। स्वैप भी होगी, हाँ जी। तो सारे लोगों को इसका इटरेटिव कोड आता है, एंड एवरीबॉडी फिबोनाची का होती है हमारी Yes, sir. 0। फिबोनाची का इटरेटिव कोड, रिकर्सिव कोड तो मैंने बना दिया था, फिबोनाची का इटरेटिव कोड सभी लोगों को आता है। थोड़ा Yes, थोड़ा sir. आता है। अब बात करते हैं कि रिकर्सन और इटरेशन किस तरीके से आपस में इंटरचेंजेबल है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि अगर किसी का रिकर्सिव कोड दिया हो तो उसका इटरेटिव कोड कैसे बना। सर ये गलत है क्या? ये अभी तो गलत है, अगर आप c इक्वल टू a प्लस b कर देंगे तो। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब हमें क्या करना है, 0 हमें रिकर्सिव मतलब वो फिबोनाची पहले सीरीज प्रिंट 0 करेगा ना, उसके बाद प्रिंट 1 करेगा, जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे तो प्रिंट करता रहेगा तो ये। फिबोनाची सीरीज 0 1, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 5। कैसे कर रहा है 0 1 1 2 3 इस हाँ तो तरीके सर से आप प्रिंट। चला लो, इसमें यही आएगा। नहीं आएगा, चलो चलाओ। चलाओ चलो। अरे खोलो भैया बता नहीं दो। आएगा। सर लास्ट में रिप्लेस भी तो करनी पड़ेगी वैल्यूज ए और तो बी मैं क्या की। कर रहा हूँ, Yes, स्वैप होगा। sir. सर को बोला तो था प्रिंट एफ के बाद स्वैप करो। मैं अभी आपका, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कोड आपने क्या बोला है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कोड होगा तो गलत होगा। मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूँ उसकी कि कोड क्या होगा, कोड तो सिंपल है कि वेरिएबल्स को स्वैप करना पड़ेगा आपको। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि रिकर्सन से इटरेशन कैसे बनाते हैं वो चीज क्लियर है आप लोगों को कि अगर किसी चीज का रिकर्सन दिया हो तो उसका इटरेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। No, sir. ये वाला नहीं मालूम। Recursion से iterative में कैसे करें? एक मिनट, कहाँ चला गया? मुझे आप ये बताना कि ये स्क्रीन विजुअल है? यस सर। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की कि रिकर्सन और इटरेशन की बात करें तो रिकर्सन की हमने अच्छे से स्टडी की। रिकर्सन के बाद इसका एक भाई है इटरेशन। रिकर्सन और इटरेशन इंटरचेंजेबल है। इटरेशन से रिकर्सन कन्वर्ट किया जा सकता है, रिकर्सन से इटरेशन कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिख रहा हूं
इस कोड का इटरेशन बताना कि क्या होगा, और मैंने कोड लिखा इफ n इक्वल टू n, n इक्वल टू 1, रिटर्न 1, रिटर्न 1, रिटर्न n, else print fn, print n, मतलब परसेंट डी वगैरह लगा लेना, और fn minus 1. So can everybody give the solution in the form of iteration? यस सर। सर इसमें क्या करेंगे हम, एफ ऑफ 0 में 0 डाल दो, एफ ऑफ 1 में 1 डाल दो, फिर ये फॉर लूप चला दिया 2 से लेके n तक, फिर एफ ऑफ आई इक्वल टू हम कर देंगे एफ ऑफ आई, ये एफ ऑफ n माइनस 1 इसमें। हाँ जी, कोई बताएगा इसका इटरेटिव कोड कैसे लिखा जाएगा? अगर हम n की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल n 5 ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्सन। टेल रिकर्सन का मतलब अगर रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ भी आपके पास नहीं है, सबसे एंड में टेल में रिकर्सन जाके कॉल किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेल रिकर्सन। ये टेल रिकर्सन अपने आप में एक तरीके से मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको रिकर्सन के बाद कुछ भी याद नहीं रखना है तो फिर आपने रिकर्सन यूज क्यों किया? तो इसका कन्वर्जन सिंपली लूप से हो जाता है, मतलब आपका एक टेल रिकर्सन एक लूप के बराबर होता है। तो अगर आप देखने जाएंगे इसमें कि कोड को केवल इतना कर देंगे फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n माइनस माइनस, n माइनस माइनस, और यहाँ पर लगा देंगे आप printf %d%dn, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा कोड कन्वर्ट हो गया केवल एक फॉर लूप में। तो एक टेल रिकर्सन इक्वल टू 1 फॉर लूप होता है। लेकिन अगर यही चीज कुछ ऐसे पूछ दी जाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा इसका। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कि मैंने यहाँ पे लिया है आपका fn-1 और यहाँ पर लिया है printf %dn, तो इस कोड को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई बताएगा? क्या अब डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल है? सर फिर तो फॉर आई हो जाएगा ना स्टार्टिंग, n इक्वल टू 5 से ले रहे हैं सर, पर अब फॉर का लूप जो होगा वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले आपने 5 से लिया था तो अब 1 से करेंगे। 1 से स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर printf लगा देंगे, चल जाएगा? यस सर, फिर तो चलेगा। पक्का? क्योंकि सर फिर रिटर्न पहले सर हम फॉर का लूप चलाए थे टेल रिकर्जन में, तो पहले वो n की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, उसके बाद फिर फंक्शन कॉल कर रहा था ना। और इसमें तो पहले फंक्शन कॉल करेगा, फिर फंक्शन कॉल करेगा, करेक्ट, उसके बाद प्रिंट वैल्यू सर लाएगा। पहले फिर ये रिकर्सिव आएगा ना, नीचे से ऊपर आएगा। मतलब जैसे हमने नीचे डालते तो रिकर्सिवली नीचे से ऊपर जाएगा। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सप्लेन हो रहा है वही है कि इसमें पहले इस तरीके से चलता चला जाएगा, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, और फिर यहाँ से प्रिंट मारेगा दिस। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि n का बस लूप आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लूप में आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इसमें जब आपको इस तरीके का रिकर्सन दिया जाए कि पहले रिकर्सन कॉल हो रहा है और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कोड अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। और पहले लिखा हुआ है और एंड में रिकर्सन कॉल हो रहा है तो आप डायरेक्ट लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट। अब मुझे ये बताओ सर, इस इन रिकर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? मतलब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देखो मेरे पास पूरी सीट पड़ी हुई है आज, लेकिन ये शेयर नहीं हो रही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं गेट के एक पूरे उसमें लाया हूँ,
इसलिए मैं ये ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन मैं इस निशान सर को भेज दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना रिकर्सन के क्वेश्चंस। रिकर्सन पर बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस रिकर्सन पर गेट में आया हुआ है, और वो पूरे हमको करने पड़ेंगे, मतलब एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट रिकर्सन का किस तरीके से है वो क्लियरली आपको आना चाहिए कि रिकर्सन हम सॉल्व कैसे कर। अब एक कोड में देने जा रहा हूं, इसका सारे लोग इसका आउटपुट बताएंगे। गेट 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, f in 10 if n equal to 1 printf n printf n printf n printf n n का मतलब परसेंट ही लगा हुआ है। else f n by 2 printf परसेंट d and modular 2। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा गया था कि n इक्वल टू 17 के लिए ये रिकर्सन क्या प्रिंट करके देगा। ऐसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं कि आपको एक रिकर्सिव कोड दे देंगे और एक वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि आउटपुट बताओ इसका क्या है, क्या प्रिंट करके देगा ये पूरा कोड। तो इसको बिल्कुल रिकर्सन मेथड से करेंगे, इसमें ट्री रिकर्सन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन वन रिकर्सन कॉलिंग नहीं हो रही है। इसमें बस फंक्शन के स्टेटमेंट्स बनाते जाना कि उसके बॉडी में कितने स्टेटमेंट हैं, और इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते जाना। तो आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप से बॉटम पे जाना है, बॉटम से टॉप पे जाना है, और आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो सारे लोग इसको कॉपी पे एक बार सॉल्व करेंगे, आसान, बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे। सर 10001। एक मिनट लिख देता हूँ आपका आंसर। ये यस सर। ओके, तो एक लोगों ने आंसर ये बोला है, बाकी लोग बताएंगे। सर 0001। ओनली 0001? यस सर। ओनली 0001। हाँ, तो बताऊं इसका सॉल्यूशन? बता दो सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एक्चुअली में अगर आप इस कोड को देखने जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे, उसका सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप फंक्शन को लिखो, n की वैल्यू 17 लो, और बॉडी में देखो फंक्शन के कितने स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है। जब रिकर्सन को कॉल करोगे ये तीनों स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, उसकी पूरी बॉडी लिखनी पड़ेगी जब फंक्शन। तो आपने इसको तोड़ा,
1 में, 2 में, 3 में। पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए है वो, और हमारा n 17 है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोला? दूसरा वाला स्टेटमेंट बोला n को आधा कर दो। तो नया n कितना कर दो? आधा कर दो, 8 कर दो। और तीसरे में कोई बताएगा? तीसरे स्टेटमेंट में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं प्रिंट n, माने जो करंट n है उसका मॉडुलर 2। जो करंट n है, क्या था करंट n? कोई बताएगा? 8 8 तो इस फंक्शन की वाली बात हो गई। इसका n क्या होगा? जो प्रिंट का n? इसका 1 सर 17 सर 17 17। जो मॉडुलस 2 जिसके करेंगे तो बॉडी में ये डिफाइन है प्रिंट स्टेटमेंट, उसी की वैल्यू लेगा, इसकी बॉडी का पार्ट है ये। तो ये n 17 की बॉडी का पार्ट है, तो n मॉडुलर 2 लेगा, मतलब 17 मॉडुलर 2 लेगा। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि जो हेड की वैल्यू होगी वही इस प्रिंट में n की वैल्यू होगी। अब आपने fn 8 को तोड़ा तो फिर ये 3 स्टेटमेंट्स में टूटा। अब यहां से पहला स्टेटमेंट डन हो गया, दूसरा स्टेटमेंट आप रन करने गए तो इसका पहला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसका सेकंड स्टेटमेंट अगर आपने देखा तो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या आया कि n की वैल्यू को आधा कर दो, n की वैल्यू को आधा कर दो 4। कोई बताएगा कि प्रिंट में क्या आएगा? n मॉडुलर 2, 8 मॉडुलर, तो 8 मॉडुलर 2 आएगा, 8 मॉडुलर 2। और ये दूसरा स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो गया। तीसरे पे हम आ पाते, उससे पहले 2 पर हमें फिर से एक नई फंक्शन कॉल मिल गई, फिर से हम उसको एग्जीक्यूट कराने चले गए। तो ये आ गया 1 2 3, ये 1 हमारे लिए फॉल्स हुआ। सेकंड स्टेटमेंट हमने n को करंट आधा किया, और n को आधा करने के बाद हो गया हमारा n 2, और प्रिंट हमने कर दिया 4 मॉडुलर 2, क्योंकि ये 4 था, इससे कॉल हुआ था तो 4 मॉडुलर 2 लिख दिया। अब fn2 को हम सॉल्व करने गए तो फिर से हमने स्टेटमेंट तोड़े 1 2 3, फिर से पहला स्टेटमेंट फॉल्स, और दूसरा स्टेटमेंट गए n को आधा किया, n को आधा किया, fn 1 हो गया, और प्रिंट कितना? जो n करंट था वो 2 था, तो 2 मॉडुलर 2, 2 मॉडुलर 2। अब यहाँ fn1 जैसे ही हम गए तो इसके 3 स्टेटमेंट फिर से टूटे 1 2 3, लेकिन अब की बार So one execute होगा ये first वाला step. सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 मिल गई है। तो जैसे ही n की वैल्यू 1 मिली, ये हो गया प्रिंट n। प्रिंट n मतलब जो करंट n था, तो करंट n क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? 1 1, करेक्ट। तो यहां से आपको मिला 1। अब यहां से अगर आपको 1 मिला तो यहां से बैक गए, आप बैक गए तो इस सेकंड स्टेटमेंट का काम फिनिश हो गया। अब इस सेकंड स्टेटमेंट का काम फिनिश हो गया तो किस स्टेटमेंट पे लौटोगे? 3 वाली पे, 2 की 3 वाली 3 वाले पे जाओगे, 2 मॉडुलर 2। रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 सर 0। 0। तो रिजल्ट मिला आपका 0, 2 मॉडुलर 2। तो इस 3 वाले का भी काम खत्म हो गया। अब इसके तीनों पार्ट एग्जीक्यूट हो गए, ये भी, ये भी, ये भी। तो हम इसको एग्जीक्यूट मान लेंगे, ये भी हमारा काम फिनिश हो गया। ये काम फिनिश हो गया तो हम अपना तीसरा काम फिनिश करने आए। जैसे ही तीसरा काम फिनिश करने आए, हमारी मुलाकात हुई 4 मॉडुलर 2 से। 4 मॉडुलर 2 क्या रिजल्ट देगा? 0 0। तो ये काम भी खत्म। 1 2 3 तीनों काम खत्म। तो fn4 का भी काम खत्म। अब आ गए प्रिंट n मॉडुलर 2 पर। n मॉडुलर 2 क्या होगा? 8 मॉडुलर 2। 8 मॉडुलर 2 क्या रिजल्ट देगा? 0 0 देगा। बहुत बढ़िया, 0 देगा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, तो इसका भी काम खत्म। अब 17 मॉडुलर 2, 17 मॉडुलर 2 क्या देगा? 1 1 देगा। जरा ध्यान से बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 1001 1001 है क्या? ये एक बाइनरी नंबर है। किसका बाइनरी नंबर है? 17 तो नहीं हमने- सॉरी 9 सर 9 नो, 9 नहीं है। 9 नहीं है, 17 है सर फिर ये। यस, 17। यानी हमने डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट करने का कोड यहाँ दिया था। कोई भी नंबर आप डेसिमल का दोगे, कोई भी नंबर आप डेसिमल का दोगे,
उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, उसका ये कोड दिया हुआ है दिस। सर वो ये भी पूछ सकता है ना? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, कोई स्टेटमेंट मिस कर सकता है और वो ऐसे पूछ सकता है आपसे। मैं भी बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ऐसे पूछ सकता है। एक मिनट में इसको पहले हटा देता हूँ, ये पूरा ही हट गया। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्लियरली आपको पता होगा, और कल हम लोग पूरी सीरीज क्वेश्चंस पे ही करेंगे। ये जो पार्ट था एक्सप्लेनेशन वाला वो पूरा पार्ट क्लियर हो गया है, और मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चंस कराने हैं। तो आप जो कह रहे थे कि क्वेश्चंस वाला पार्ट है, हाँ अभी इसमें देखना, एक चीज देखना कि कोड क्या पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे पूछ सकते हैं f in 10 if n equal to 1 n equal to 1 printf %d n और else, और यहाँ पे डैश डैश डैश, और यहाँ पे पूछ सकते हैं printf %d n modular 2, और पूछ सकते हैं if given code is converted decimal to binary, if given code converted decimal to binary fill in the blank, fill in the blank। चार ऑप्शन दे सकते हैं लिख इसके, देनी है यहाँ पे फंक्शन कॉल। तो क्या होगा फिल इन द ब्लैंक में? फंक्शन n/2 fn/2 होगा। तो आपने कहा सर fn/2, तो फिल इन द ब्लैंक में आपको ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन इज fn/2, ऑप्शन दे देंगे n मॉडुलर 2, ऑप्शन दे देंगे fn-1, दे देंगे n-2, और बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से बताओ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, उल्टा कोड अगर हमें करना हो तो कोई बता पाएगा? इफ वी कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल देन, एनीबॉडी? बाइनरी टू डेसिमल, तो होमवर्क लिख लो फटाफट इसका, होमवर्क लिख लो फटाफट इसका। कन्वर्ट प्रोग्राम, गिव ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल, और इसको कोई प्लीज गूगल नहीं करेगा, आप खुद सोचोगे। हाँ इटरेटिव मैनर से आता है ऐसे। हाँ इटरेटिव से नहीं करना है, रिकर्सिव से करना है। ओके सर। इटरेटिव से नहीं करना है, इटरेटिव करोगे तो तुरंत ही हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर सकते हैं। रिकर्सिव से करना है इसको, विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन जस्ट सॉल्व, just print decimal number, binary to decimal number, binary to decimal number आपको print करना है। अब मैं एक फिर कोड दे रहा हूं आप लोगों को, ये गेट 2017 में पूछा गया है या 16 में पूछा गया है, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है, बस मैं आपको कोड के बारे में बता दे रहा हूँ कि कोड क्या है। कोड ये है बच्चा, if f a n, if n equal to 0, return an, print an। ये एरे की बात चल रही है यहाँ पर। अब तो printf %d an this, else f a+1, comma n minus minus, and printf
परसेंट डी कॉमा a of n. Just find out what is the output. If n value is, if array is maintaining 10, 20, 30, 40, then what will be the output? This index is 0, this index is 1, this index is 2, this index is 3. And base address is A, this is A plus 1, this is A plus 2, this is A plus 3. जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है. सर इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी? ये n की वैल्यू ऑलरेडी आपको एरे दिया हुआ है ना, साइज ऑफ एरे. सो यू कंसीडर द साइज ऑफ एरे. ओके सर. साइज ऑफ एरे मींस 4. आप लोगों का कॉलेज भी होता है क्या? नो सर. No, sir. कुछ लोगों की कॉलेज में बता रहे थे क्लास है. तो इस कोड को करने के लिए भी अपने को रिकर्सन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. ट्री रिकर्सन की जरूरत तो है ही नहीं, नॉर्मल रिकर्सन से हो जाएगा. कैसे करेंगे हम इसको? अगर हम ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 1000 मान ले रहे हैं, तो अगला एड्रेस मान लो इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो 1002, अगला एड्रेस 1004, अगला एड्रेस 1008. ये हो गया. अगर इंटीजर 2 बाइट, 4 बाइट भी ले सकता है, मैं यहाँ पर 2 बाइट मान के चल रहा हूँ. तो एरे का एड्रेस हो गया 1000, 1002, 1004, 1008. मतलब ए की वैल्यू हो गई 1000 एड्रेस. अब आपने क्या किया? अब आपने सबसे पहले एफ ए 1000 और एन जो है 4 पास किया. कितने स्टेटमेंट में टूटेगा? 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट. तो 3 स्टेटमेंट में इसको तोड़ दिया. 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट फॉल्स, कोई मतलब नहीं, हमारे काम का नहीं है. दूसरे स्टेटमेंट पर आए. दूसरे स्टेटमेंट में क्या निकलेगा? दूसरे स्टेटमेंट में एफ ए प्लस 1 मतलब अगला एड्रेस. तो अगला एड्रेस क्या हो जाएगा? 1002. ये ए प्लस 1 का बच्चा मतलब क्या है? नेक्स्ट एड्रेस. ए प्लस 1 मतलब दिस ए प्लस 1. दिस ए प्लस 1 इज 1002. ओके. तो ये बेस एड्रेस 2 से इंक्रीज मार गया. तो अगली वैल्यू हो गई 1002 और n हो गया 1 से कम, n माइनस माइनस. और देन आपने कहा प्रिंट ऑफ करेंट n. मतलब n 4 था हमारा, करेंट n मतलब जो हेड की वैल्यू होगी. तो हेड 4 था, तो an4 की वैल्यू, a4 की वैल्यू मुझे प्रिंट कर. तो मैं तीसरे स्टेटमेंट पर आता, उससे पहले मेरी मुलाकात दूसरे स्टेटमेंट से हुई. दूसरे स्टेटमेंट में फिर से फंक्शन कॉल हो गया रिकर्सन का. तो फिर से मैंने 1 2 3 स्टेटमेंट में तोड़ा इसको. 1 2 3 स्टेटमेंट में तोड़ा. पहला स्टेटमेंट हमारे लिए मीनिंगलेस है. दूसरे स्टेटमेंट में आए. दूसरे स्टेटमेंट में अगला एड्रेस पास कर देना है. अगला एड्रेस a प्लस 1 का अगला एड्रेस क्या होगा? 1004. 1004 मतलब a प्लस 2. तो 1004 पास हुआ और n की वैल्यू 1 से कम कर दो, तो n की वैल्यू 1 से घटा दी, 2 कर दी. और यहाँ पर गए प्रिंट, और करंट n जो था वो 3 था, तो करंट n प्रिंट कर दिया a ऑफ n.
ए ऑफ एन, लेकिन ए ऑफ एन पर आते उससे पहले आपकी मुलाकात एफ ए एन से हो गई। एफ ए एन ने फिर अपने आप को 3 पार्ट्स में तोड़ लिया। पहला पार्ट हमारे लिए मीनिंगलेस है। दूसरे में बताएगा कोई कि 1004 का अगला एड्रेस क्या है? 1006 1006 1006 और n की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 1। तीसरा स्टेटमेंट हुआ प्रिंट a करंट वैल्यू ऑफ n, करंट वैल्यू ऑफ n is 2। Now come to this a statement 1, 2, statement 3. Now n फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमारे काम का नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पर आए, सेकंड स्टेटमेंट में निकला एफ ए, अगला एड्रेस निकला 1008 और एन की वैल्यू निकली 0 और यहाँ पर निकला प्रिंट ए ऑफ एन, मतलब प्रिंट एन A1, प्रिंट A1। ये यहाँ तक कोड समझ में आया सारे लोगों को? यहाँ तक जो मैंने ट्री डायग्राम बनाया, वो रिकर्सन डायग्राम बनाया है, वो क्लियर आ रहा है कि किस तरीके से रिकर्सन आगे मूव करता चला जा रहा है? बात पूछनी थी आपसे। हाँ सर ये ऊपर थोड़ा, सर ये जो आपने इंट 2 बाइट लेता है, हाँ जी सर चलो 8 ले या 4 ले, हमें तो उससे कोई वो नहीं है सर। जब हाँ। हम a+1 करेंगे तो दूसरे इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। A+1 का मतलब होता है दूसरा इंडेक्स नहीं, दूसरे स्लॉट की, मतलब स्टार्टिंग जहां से हो रही है। हाँ सर, वही दूसरे स्लॉट के स्टार्टिंग इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। हाँ हाँ तो सर जैसे ये आप देख रहे हो सर, जैसे ही मैंने बनाया था कॉपी में, जैसे ये f(0) और 4 कॉल करेगा पहले, ये मतलब पहले अगर मैंने इंडेक्स की वैल्यू 0 ले रखी, हाँ ठीक है, दूसरी बारी में 1 और 3 कॉल करेगा, क्योंकि सर n की वैल्यू माइनस होती जा रही। हाँ। उसके बाद सर ये दूसरी कॉल में 2,2 करेगा। 2,2 मतलब 1002,2। हाँ 1004,2। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद सर ये 1004,1 करेगा। 1006,1 अगला एड्रेस आएगा। 1000 हाँ जी सर 1006, ठीक है सर। हाँ 1006। सर एक चीज और पूछनी थी, 1006 पे जैसे ही पहुंचा ये तो लास्ट इंडेक्स, मतलब लास्ट एरे की लास्ट इंडेक्स हो गया ये। अरे सॉरी, ये आपको बताना चाहिए था ना कि ये गलत किया सर आपने, 6 लिखना चाहिए था यहाँ पे। वही सर वही यहाँ पे 6 लिखना चाहिए था, 8 लिख दिया था मैंने, तो फिर यहाँ पर आकर अपने को क्योंकि ये तो एरे इंडेक्स में बाउंड चला जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर ली, लिख गलत दिया था। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये n1004 और ये आप अब इसमें आप n की वैल्यू जो है 1 ले सकते हो यहाँ से, दिस, ठीक है। हाँ तब हो जाएगा ना सर। हाँ क्योंकि सर ये एरे आउट ऑफ बाउंड दिखा रहा था, इसलिए रुक गया मैं। हाँ नहीं, वो 4 की बात सीधा मैंने 8 वैल्यू लिख दी थी, जबकि वैल्यू होनी चाहिए थी 6। तो यहाँ पर अब हम कर क्या रहे हैं, ये पूरा डायग्राम, रिकर्सन डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ, अब बस लौटते समय उल्टा प्रिंट कराते जाना है। तो क्या करते जाना है आपको लौटते समय, 1 मिनट, ये देखो, ये n1 आ जाएगा, फिर ये टूटेगा n1 में, मतलब करंट n प्रिंट करेगा A1, इसमें आप 0 से इंडेक्स की जगह 1 ले लो, 1 2 3 4। तो A1 प्रिंट करेगा सबसे पहले, ठीक है। A1 प्रिंट करेगा तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 10, A1 की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर आपका प्रिंट A2 करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। फिर प्रिंट A3 करेगा, A3 की वैल्यू हो जाएगी 30। फिर प्रिंट A4 करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। इस तरीके से प्रिंट करता चला जाएगा। इफ यू सी कि वैल्यूज किस तरीके से प्रिंट होंगी, तो इसमें एरे को प्रिंट करने का कोड मैंने दिया हुआ है, सिंपली यू जस्ट प्रिंट द एरे कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन से एरे कैसे प्रिंट होगा, हमें कुछ नहीं करना है,
अपने को केवल एरे को स्कैन करते जाना है। जब जब आप जिस इंडेक्स पे जा रहे हो, जिस इंडेक्स पर आप जा रहे हो, उसकी वैल्यू को प्रिंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस इससे पूरा हमारा रिकर्सन प्रिंट हो जाएगा, पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। एरे को प्रिंट करना है चाहे इस ऑर्डर में, यहां से यहां जाना है या यहां से यहां जाना है। आपको चाहे बैकवर्ड प्रिंट करना हो, चाहे फॉरवर्ड प्रिंट करना हो, आप आसानी से प्रिंट कर सकते हो। केवल उसमें क्या करना होगा कि आपको वो लोग बेस एड्रेस बढ़ाते जाएंगे, a+1 करते जाएंगे, और यहाँ पर कुछ डिक्रीज करते जाएंगे या इंक्रीज करते जाएंगे, व्हाटएवर यू कैन टेक द वैल्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पूरा एरे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमारा ये रिकर्सन पर थ्योरेटिकल पार्ट एंड हो जाता है। थ्योरेटिकल अब इसमें कुछ भी नहीं बचा एक्सप्लेन करने के लिए, सारे न्यूमेरिकल्स अब बचे हुए हैं गेट के, और हमारे पास बची हुई है पॉइंटर की प्रॉब्लम्स बहुत सारी। तो पॉइंटर्स एंड रिकर्सन ये मिला के लगभग 30 प्रॉब्लम है, लगभग 30 से 40 प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो निशान सर को मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ से एक बार क्वेश्चन खुद करने के लिए आप ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर हम लोग आके क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, आप लोगों को आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। सर आप इसमें इस चैट में भेज दो ना पीडीएफ, हम डाउनलोड कर लेंगे। नहीं, ये अभी मुझे एग्जैक्टली इसमें ये स्क्रीन हट नहीं रही है मेरी, मतलब मैं अपने उस पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, उस विंडो पे। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो एक हाँ सर, आप निशान सर को भेज देना, वो हमारे को फॉरवर्ड कर देंगे फिर आगे। हाँ, निशान सर को मैं भेज दूंगा, आप लोग उसके लिए वो मत होना, वो मैं भेज दूंगा। ना ना। तो ठीक है, फिर अभी क्लोज करते हैं, 9 भी बज रहा है, मेरी भी क्लास है, मैं भी निकलूं। तो मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में 7 से 9। थोड़ा सा निशान सर से बोल देना कि होस्ट जल्दी बना दिया करें, होस्ट के चक्कर में बहुत डिले हो जाता है। तो अगर उनसे बात हो आपकी तो आप बता देना। कल कौन सा टॉपिक कराओगे? कल क्वेश्चंस होंगे पॉइंटर्स पे और रिकर्सन पे। कल केवल क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी पूरी 2 घंटे। और सिलेबस बता देते जरा गेट का आप। गेट का सिलेबस आप नेट पे ढूंढ लेना, जाके नेट पे मारना कि सीओ डेटा स्ट्रक्चर में क्या सिलेबस है। सर मीन से कहते हैं आप एक बार टॉपिक बता दो, फिर उसी के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। लाइक टॉपिक तो ऐसे सर 1 बाय 1 जैसे उसी के बाद वो पढ़ेंगे। देखो, रिकर्सन के बाद जो आती है वो आती है, रिकर्सन के बाद स्ट्रिंग पढ़ाता हूँ मैं, स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग के बाद मैं एरे पढ़ाता हूँ, एरे आता है। एरे के बाद आपका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर यूनियन मतलब दोनों ही हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर यूनियन रहता है, और फंक्शनल पॉइंटर रहता है। ये का मोटा मोटा कोड जो है बचा हुआ सिलेबस, स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रक्चर यूनियन, फंक्शनल पॉइंटर। फाइल पे अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं फाइल हैंडलिंग पर, लेकिन मैं फाइल हैंडलिंग बताऊंगा आपको, मैं फाइल हैंडलिंग बताऊंगा। फाइल हैंडलिंग में आपको सॉल्व करा, फाइल हैंडलिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, तो आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगा। तो फाइल हैंडलिंग भी बता दूंगा मैं, बिटवाइज ऑपरेटर भी बता दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको बिटवाइज भी नहीं आज तक पूछा गया है, और ना ही फाइल हैंडलिंग पूछा गया। जो आपका पूछा गया है वो है पॉइंटर्स, लूप, फंक्शन। तो इनके क्वेश्चंस करने के बाद एक बार मैं लूप पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो आप लूप के लिए भी तैयार रहना, लूप पर भी हम डिफरेंट तरीके से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। लूप का पूरा सिंटेक्स समझेंगे, लूप का पूरा एनालिसिस करेंगे कि लूप में किस तरीके के वेरिएशंस और किस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए चलते हैं, कल मिलते हैं 7 बजे सुबह मॉर्निंग में।